हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज इतिहास के इस खंड में आपका स्वागत है। अभ्यास का अभ्यास अद्भुत परिणामों की गारंटी देता है। जीत का रहस्य और आत्मविश्वास की उत्पत्ति अभ्यास में ही निहित होती है। तो चलिए ले चलते हैं अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की ओर भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति के इस खंड के माध्यम से, जो आईएएस की परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण प्रश्नों के माध्यम से आपकी तैयारी को और पुख्ता बनाने की कोशिश है। शुरुआत करते हैं पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न से। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके सामने है पटल पर कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ऑप्शन है ए धौलावीरा, बी कालीबंगा, सी राखीगढ़ी या डी रोपड़। तो इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धौलावीरा की। तो दरअसल धौलावीरा जो है, इसका शाब्दिक अर्थ है, धौला का अर्थ होता है सफेद और वीरा का मतलब होता है कुआं। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। आप कमेंट करके बताएं कि पहला सबसे बड़ा नगर कौन सा है, जो कि जिसकी स्थिति अगर बात करें तो भारत में है। भारत के लिहाज से यह दूसरा सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का यह नगर है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का यह प्रमुख नगर धौलावीरा, इसकी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं जिसकी वजह से यह जाना जाता है। उन अनूठी विशेषताओं में से एक विशेषता है यहाँ का उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली। तो अगर जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली की बात की जाए तो इसमें धौलावीरा का नाम आता है। इस लिहाज से धौलावीरा पर हम विचार करेंगे। वास्तव में यहाँ की जो जलराशि के कुंड हैं, यहाँ पर बांध, नहरें और तटबंध, इन सभी के साक्ष्य मिले हैं। और सबसे प्राचीन जल संभरण प्रणाली अर्थात जल भरने की प्रणाली जो है, वो सबसे प्राचीन यहीं से उसके साक्ष्य मिले हैं। अगर अन्य साक्ष्यों की बात करें तो यहां से स्टेडियम के अवशेष भी मिले हैं। साथ ही 10 बड़े आकार के संकेताक्षर वाला अभिलेख भी मिला है, जिसको साइन बोर्ड भी कहते हैं। कालीबंगा की अगर बात करें तो कालीबंगा आप जानते हैं कि राजस्थान में इसकी अवस्थिति है। और कालीबंगा से भी कई सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। इसका शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां होता है और अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। लेकिन हमारे प्रश्न की जो डिमांड है, अगर उसके लिहाज से देखा जाए तो पूछा जा रहा है कि प्राचीन नगर जो अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, तो वो दरअसल धौलावीरा ही है। पहला उत्तर ए बिल्कुल सही है। इस लिहाज से हम इसको करेक्ट करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस या किन अभिलेख में आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए हिटोइट, ऑप्शन बी कस्साइट, ऑप्शन सी मितन्नी या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो दरअसल आर्य नाम का उल्लेख पूछा जा रहा है। और आर्य नाम के अगर उल्लेख की बात करेंगे तो अनातोलिया तुर्की में 19वीं से 17वीं सदी ईसा पूर्व का हिटोइट अभिलेख है, जो कि अनातोलिया से संबंधित है। यहां पर भी उल्लेख है। इराक में 1600 ईसा पूर्व के आसपास का कस्साइट अभिलेख है, यहां पर भी उल्लेख है। और सीरिया का मितन्नी अभिलेख है। तो इराक का कस्साइट, सीरिया का आप देख सकते हैं मितन्नी, और हिटोइट अभिलेख जो कि तुर्की अनातोलिया से संबंध है, ये सभी जो स्थान है यहां पर इसका उल्लेख मिलता है। इस लिहाज से हमारा सही विकल्प डी होगा, उपर्युक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं। पहला कथन है इस काल में राजा का पद आनुवांशिक हो गया था। दूसरा कथन है इस काल में सभा और समिति दोनों महत्वपूर्ण संगठन थे। तीसरा है इस काल में स्त्रियां सभा और विदथ में भाग लेती थीं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर आपको चुनना है। ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, या ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, या ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो इस पर हम विचार करते हैं। दरअसल ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवांशिक हो चुका था, अर्थात राजा जो व्यक्ति बनेगा उसका बेटा भी फिर से राजा बनेगा, और वो राजन कहलाता था। क्या कहलाता था? राजन कहलाता था। तो दरअसल ये पद आनुवांशिक जरूर हो गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इसके हाथ में असीमित अधिकार थे। असीमित अधिकार बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि वहां की जो संरचना थी, सामाजिक संरचना थी, वो कैसी थी? वो कबायली संरचना थी। और कबायली संरचना होने के कारण इससे इनको अपने कबीले से सलाह लेनी पड़ती थी
और कबीले की जो सभा होती थी उसमें आम सभा होती थी जिसको हम समिति के नाम से जानते हैं। इसका मतलब कि जो ये सभाएं होती थी वो अपने राजा को चुनती थी, तो समिति ये उसका चुनाव करती थी। इस काल में राजा का पद आनुवंशिक हो गया था, तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरे कथन की अगर बात करें तो ऋग्वेद में कुल के आधार पर बहुत से संगठनों का उल्लेख मिलता है, जैसे सभा, समिति, विदथ और गण। सभा हम कह लें, समिति कह लें, विदथ कह लें, विदथ कह लें और गण कह लें, तो इनका उल्लेख मिलता है। इसमें जैसे अगर आप देखेंगे तो सभा और समिति, अगर सभा और समिति की बात करें तो ये दोनों काफी महत्वपूर्ण थी और राजा को इनका समर्थन मिलना आवश्यक होता था। इसलिए आप देखेंगे सभा और दो समितियां जो ये हैं ये महत्वपूर्ण थी, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण थी, ये महत्वपूर्ण संगठन थे। इसके अलावा विदथ और गण जरूर थे, लेकिन सभा और समिति का महत्वपूर्ण स्थान यहां पर था। तीसरा कथन है कि इस काल में स्त्रियां सभा और विदथ में भाग लेती थीं, तो बिल्कुल स्त्रियों की स्थिति इस समय बहुत अच्छी थी, वो यज्ञ में भी हिस्सा लेती थीं, इसके अलावा सभा और विदथ में भाग लेती थीं। तो ध्यान रखिएगा ये तीसरा कथन भी सही है। इस लिहाज से अगर सही उत्तर का चयन करना हो तो ये तीनों कथन सही है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वैदिक संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इस काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था। दूसरा कथन है इस काल में चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग होता था। दरअसल इनमें से आपको चयन करना है कि इन दोनों विकल्पों में से कौन से विकल्प सही हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, या ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। इसकी व्याख्या देखते हैं। इस काल में दरअसल तांबे या कांसे के अर्थ में, किसके अर्थ में? तांबे या कांसे, इसके अर्थ में बेसिकली अयस शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। इस लिहाज से अगर आप देखेंगे यहां पर लिखा है कि अयस शब्द का प्रयोग तांबे या कांसे के अर्थ में होता था, तो इस लिहाज से आपको लगेगा कि पहला कथन बिल्कुल सही है। इसके अलावा आप देखेंगे कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी, ये बात इस कथन से प्रमाणित हो रही है। और आर्य लोगों में बेसिकली बढ़ई हो गए, रथकार हो गए, बुनकर और कुम्हार, ये विभिन्न प्रकार के शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है जो कहीं ना कहीं ये तांबे और कांसे का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के सामानों को बनाने का काम करते रहे होंगे। इस काल में अगर आप देखेंगे तो हरियाणा में एक स्थान है, उसका नाम है भगवानपुरा। भगवानपुरा नाम का जो स्थल है, और पंजाब में 3 स्थल ऐसे मिले हैं जहां पर चित्रित धूसर मृदभांड के अवशेष पाए गए हैं। बेसिकली पेंटेड ग्रे वेयर, जिसको चित्रित धूसर मृदभांड कहते हैं, उसका उल्लेख इस समय पाया गया है। तो इस लिहाज से दूसरा कथन भी सही हो जाता है। तो अगर इस विकल्प के माध्यम से आपको चयन करना हो तो आप कहेंगे कि 1 और 2 दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं। दरअसल चित्रित धूसर मृदभांड उत्तर भारत की तांबे और लोहे से संबंधित संस्कृति से संबंध है। इसमें होता यह था कि थाली और कटोरे जो होते थे उसको सरल रेखा में उस पर ज्यामितीय आकृति बना दी जाती थी। यहां पर भी चूंकि इस काल में इसका उल्लेख मिल रहा है तो दोनों कथन इस लिहाज से सही हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर विचार करें तो अगला प्रश्न है वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 2 युग्म आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। व्राजप्रति चारागाह का प्रधान, कुलपा परिवार का प्रधान, ग्रामणी गांव का प्रधान। आपको बताना है कि इन कथनों में से कौन सा या कौन से सुमेलित हैं। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 2, या ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो दरअसल इन विकल्पों पर आप जब विचार करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ऋग्वैदिक काल में जो अधिकारी होते थे वो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े होते थे, और अलग अलग क्षेत्रों के जो अधिकारी थे उनके अलग अलग नाम होते थे। बेसिकली जो चारागाह से जुड़ा हुआ व्यक्ति था, चारागाह से संबंध जो अधिकारी था, वो उस बड़े जत्थे का प्रधान होता था और उसको ब्राजपति के नाम से ही जानते थे। तो इस लिहाज से पहला बिल्कुल सही है। जो परिवार का प्रधान होता था उसको कुलपा कहा जाता था, यह भी कथन बिल्कुल सही है। अब बात आती है ग्रामणी गांव का प्रधान होता था कि नहीं। तो दरअसल ग्रामणी प्रारंभ में छोटा सा एक कबायली लड़ाकू टोली जो होती थी, छोटी सी टोली, उसके प्रधान को कहा जाता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ये टोलियां स्थिरवासी हो गई, अर्थात एक जगह ये निवास बनाकर जब रहने लगी, पहले ये गतिमान होती थी, लड़ाई करती थी, ये टोलियां बेसिकली लड़ना इनका काम था। लेकिन जब ये टोलियां स्थिरवासी हो गई, एक जगह रहने लगी, तब ये ग्रामणी जो था, जब गांव की संरचना बनी, इसमें कई घर बन गए, तो ये गांव की संरचना हो गई, तो इस पूरे गांव का मालिक हो गया। इस लिहाज से ग्रामणी गांव के प्रधान को कहा जाने लगा।
इस लिहाज से अगर आप देखें तो ये तीनों के तीनों ही कथन सही हैं और आपका विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह संस्कृति इहलौकिक थी। इहलौकिक का मतलब होता है जो कि केवल इस लोक से जिसको मतलब हो, जो पारलौकिक चीजों में बहुत यकीन नहीं रखता हो, दर्शन में बहुत विश्वास नहीं रखता हो। दूसरा कथन है इस काल में उपासना की विधि अर्थात पूजा अर्चना की जो विधि है वो स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि अर्पित करना था। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक और न ही दो। तो इस पर इसकी व्याख्या को जरा सा हम देखते हैं। दरअसल वैदिक काल के लोग जो देवताओं की उपासना करते थे उसमें आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए इस प्रकार की उपासना नहीं करते थे। इसका मतलब यह था कि उनकी उपासना कैसी होती थी, तो वो इसी लोक से संबंधित होती थी, अर्थात वो इस लोक में ही कुछ चीजों की प्राप्ति के लिए, चाहे वो पशु की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, वो अन्न की प्राप्ति हो, वो धान्य की प्राप्ति हो, चाहे निरोग रहने की प्राप्ति हो, इस प्रकार की कामना करते थे। तो उनकी जितनी भी कामनाएं थी वो पारलौक से संबंध ना होकर वो इहलौकिक कामनाएं थी। तो इस लिहाज से पहला कथन बिल्कुल सही है। साथ ही इस संस्कृति में देवताओं की उपासना की जो मुख्य रीति थी, जो उनके पूजा करने का तरीका था, बेसिकली क्या था, तो वो स्तुति पाठ करना था। आज भी आप संस्कृति की स्तुतियां सुनते हैं, उसी प्रकार की स्तुति का वो पाठ करते थे, यज्ञ बलि अर्पित करते थे। इस काल में स्तुति पाठ पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता था और यह अकेले भी होता था और सामूहिक भी होता था। सामूहिक जो स्तुति होती थी वो कई बार देखने को मिलती थी और अलग अलग भी देखने को मिलती थी। तो कुल मिला के इस काल में उपासना की विधि में स्तुति पाठ जो करना है और यज्ञ बलि है, ये दोनों ही चीजें शामिल थी। इस लिहाज से ये दोनों कथन सही हो जाते हैं और जब सही आंसर आपको चुनना होगा तो ऑप्शन सी को चुनेंगे, क्योंकि एक और दो दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो आपको इसमें से इनकरेक्ट आंसर को चुनना है, गलत कथन को चुनना है। तो ध्यान देंगे, पहला कथन है इस काल में श्याम अयस तांबा को कहा जाता था। दूसरा कथन है शतपथ ब्राह्मण में हल के संबंध में वर्णन किया गया है। सी है महाभारत महाकाव्य में कुरुकुल के इतिहास का वर्णन है। डी है इस काल में संग्रहित का कार्य कर एकत्र करना था। तो विचार करते हैं इसकी व्याख्या के ऊपर। दरअसल इस काल में लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस कहा जाता था। आप ध्यान दें, यहां पर लौह की जगह तांबा लिखा हुआ है, तो यह गलत हो जाता है। तांबा की जगह यहां पर बेसिकली लौह धातु को श्याम अयस या कृष्ण अयस दोनों कहा जाता था। तो इस लिहाज से पहला कथन तो आपको गलत साफ साफ समझ में आ गया पहले ही। दूसरे कथन की तरफ चलें तो आप देखेंगे कि लोहे के बने जो हथियार होते थे इससे औजार बनाए जाते थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही आप देखेंगे जब विस्तार करने के क्रम में ये लोग आगे बढ़े, ऊपरी गंगा के मैदान हो या जंगल को ये जब साफ करने लगे तो लोहे की कुल्हाड़ी का भी प्रयोग करते थे। इस काल में लोहे के प्रयोग के प्रमाण स्वरूप मृतकों के साथ जब दफनाया गया तो उनकी कब्रों में आप देखेंगे लोहे के औजार भारी मात्रा में खुदाई के दौरान प्राप्त हुए हैं। इसलिए आप कह सकते थे कि एक कथन सही नहीं है, क्योंकि यहां पर तांबा दिया गया, अगर लोहा दिया होता तो एक कथन आपका सही हो जाता। दूसरा कथन है कि शतपथ ब्राह्मण में हल के संबंध में वर्णन किया गया है, तो यह बिल्कुल ठीक है, शतपथ ब्राह्मण में हल का वर्णन किया गया है, दूसरा कथन सही है। इसके बाद अगले चरण में अगर आप देखें तो महाभारत महाकाव्य में कहा जा रहा है कि कुरुकुल के इतिहास का वर्णन है। दरअसल कुरुकुल जो था वो दो मुख्य कबीलों भरत और पुरु, इन दोनों को मिलाकर बना था कुरुकुल, और इसका जिक्र महाभारत में प्राप्त होता है। इस लिहाज से यह भी बिल्कुल सही है। तो इस लिहाज से यह भी कथन आपका एकदम सही प्रतीत होता है। इस बात में अगर आप देखेंगे, आपको याद होगा ऋग वैदिक काल में 10 राग युद्ध हुआ था, अर्थात 10 राजाओं का के साथ एक युद्ध हुआ था भरत वंश के राजा सुदास का। उसमें भी आपको अलग अलग कबीले दिखाई दिए होंगे, जहां पर यह नाम आप सुने होंगे। इन नामों की अगर आप बात करेंगे तो इसमें आपको दिखाई देंगे पुरु, यदु, अनु, द्रुहु, तुर्वश, अलिन, पक्त, भलानस, विषाण, शिवी, ये विभिन्न कुल थे। उन्हीं में भरत और पुरु जो थे इनको मिलाकर कुरु बने थे और महाभारत महाकाव्य में इसका वर्णन दिखाई पड़ता है। साथ ही आप देखें इस काल में संग्रहित का कार्य कर एकत्र करना था। इस पर विचार करें
तो इस काल में संग्रहित का कार्य कर एकत्र करना था। यह बिल्कुल सही है, इस लिहाज से यह भी कथन सही है। तो इस लिहाज से अगर आपको सही कथन चुनना होगा, सही उत्तर चुनना होगा, कौन सा इसमें से गलत कथन था, तो ए गलत था, इस लिहाज से ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलें। वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की जो इकाइयां हैं वो आपके सामने ऑप्शन के रूप में उपलब्ध हैं। ए है ग्राम, विश, कुल, जन और राष्ट्र। बी है कुल, ग्राम, विश, जन, राष्ट्र। या सी है जन, कुल, विश, ग्राम या राष्ट्र। या डी है कुल, जन, विश, राष्ट्र और ग्राम। इस पर हम विचार करें। दरअसल वैदिक काल में परिवार की जो सबसे छोटी इकाई होती थी उसको कहा जाता था कुल, और कुल जो था उसके प्रधान को कहते थे कुलपा। तो सबसे छोटी इकाई तो हो गई कुल। इसके बाद आप देखेंगे कि बहुत से परिवारों का समूह जब मिल जाता था, एक जगह कई परिवार इकट्ठे हो जाते थे, तो उससे बनता था ग्राम। तो कुल के बाद आ गया आपका ग्राम, ये ध्यान रखेंगे। और ग्राम का प्रधान जो होता था वो कहलाता था ग्रामणी। इसके बाद आप देखेंगे जब ग्राम की इकाइयां आपस में जुड़ती थीं, तो ग्राम की इकाइयां जुड़ने के बाद वो कहलाती थीं विश। वो क्या कहलाती थी? विश। और विश जो होती थी उसका प्रधान कहलाता था विशपति, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो विश है वो मिलकर निर्माण करते थे जन का, वो निर्माण करते थे जन का, और उनके प्रधान कहलाते थे जनपति। राष्ट्र शब्द प्रदेश या राज्य के संदर्भ में प्रयुक्त होता था, उसका प्रधान राजन कहलाता था, राजा कहलाता था। इस लिहाज से अगर आप विकल्प देखेंगे तो आपको सही क्रम में जो दिखाई देगा वो दिखाई देगा कुल, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र। इस लिहाज से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक काल में दुहित्री निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयोग हुआ है? दरअसल यहां पर बात की जा रही है इस विशेष शब्द दुहित्री की, कि यह किसके लिए प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी बेटी, ऑप्शन सी गाय या ऑप्शन डी पुरोहित। वैदिक काल की अगर बात आप करेंगे तो वैदिक काल में बहुत ज्यादा महत्व होता था गाय का, और गाय के बहुत अधिक महत्व के कारण ही आप देखेंगे कि गाय को लेकर बहुत सारे युद्ध होते थे। इसीलिए आप गाय को न मारने वाली एक जीव के रूप में भी उसका वर्णन किया गया है, अघन्या कहा गया है। इसके अलावा आप देखेंगे गाय को लेकर इतनी महत्ता थी कि उसके लिए उससे शब्द, कई शब्द बने हैं जो गाय से संबंधित होते थे। लेकिन यहां बात जो दुहित्री की जा रही है, दरअसल ये बेटी की तुलना गाय के समान की गई है। जिस प्रकार गाय के माध्यम से हमको धन मिलता है, धन की वर्षा होती है, उसी भी प्रकार उसको दुहने से बेटी को भी उसी प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया है। दुहित्र शब्द का इस्तेमाल यहां पर किया गया है। बेसिकली वैदिक काल में परिवार में गाय के महत्वपूर्ण स्थान के साथ ही इसका तादात्म्य स्थापित करते हुए बेटी के लिए यहां दुहित्री शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। बेसिकली आप जब देखेंगे गाय इस समय विनिमय का माध्यम होती थी, अर्थात कुछ खरीदने के लिए, बेचने के लिए जैसे रुपयों का इस्तेमाल होता है आज के समय में, वैसे ही विनिमय का माध्यम होती थी। और जिस व्यक्ति के सामने गो संख्या सबसे ज्यादा होगी वो बहुत समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। तो इस लिहाज से, लेकिन यहां जिस शब्द का जिक्र हो रहा है दुहित्री, वो बेटी के लिए उपयुक्त है। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि वेदांग वेदों का अंग है, इसके 6 अंग हैं, इनमें से निरुक्त और कल्प किसकी अभिव्यक्ति करते हैं? ऑप्शन ए ध्वनि विज्ञान और अनुष्ठान, ऑप्शन बी ध्वनि विज्ञान और शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र, ऑप्शन सी शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और अनुष्ठान, या ऑप्शन डी मात्रिक और शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र। तो दरअसल इसमें ऑप्शनों पर गौर करने की बात है। दरअसल भारतीय दार्शनिक विचारधारा में आप देखेंगे कि छंद, शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त, कल्प, ये सारे सम्मिलित हैं। और इसमें अगर आप बात करें तो जैसे शिक्षा की बात होती है तो वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई थी। वहीं कल्प की बात करेंगे तो कर्म कांड अर्थात विधि नियम के लिए इसकी रचना हुई थी। व्याकरण की बात करेंगे तो व्याकरण का कार्य भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना था। इसी प्रकार निरुक्त का मतलब क्या था? तो निरुक्त का अर्थ था व्युत्पत्ति शास्त्र, इसका सीधा सीधा संबंध व्युत्पत्ति शास्त्र से है। वहीं छंद की जब बात होगी तो पद्यों को चरणबद्ध रूप में सूत्रबद्ध करने के लिए छंद की रचना की गई थी। इसी प्रकार ज्योतिष की अगर बात होगी तो ब्रह्मांड और नक्षत्रों के विषय में भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिष की रचना हुई थी। इस लिहाज से यहां पर देखेंगे तो वेदांग की बात जो की जा रही है इन 6 वेदांगों में, तो इसमें जो चीज यहां पूछी गई है वो पूछी गई है निरुक्त और कल्प के बारे में। तो आपको जैसा कि बताया गया, इस लिहाज से आप सही उत्तर देखेंगे तो सी होगा।
शब्द व्युत्पत्ति, शास्त्र और अनुष्ठान के बारे में हमको इसके माध्यम से जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वैदिक काल के संदर्भ में व्रजपति पद निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए, वह व्यक्ति जो परिवार का मुखिया होता था। ऑप्शन बी, वह व्यक्ति जो चारागाह भूमि का अधिकारी होता था। ऑप्शन सी, वह व्यक्ति जो युद्ध में लड़ाका समूह का प्रमुख होता था। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो विचार करते हैं, व्याख्या की ओर चलते हैं। दरअसल वैदिक काल में राजा के रोज के कार्य जो होते थे, जिसको दैनंदिन कार्य कहते हैं, उसमें सहायता करने के लिए अलग अलग पदाधिकारी बनाए गए थे। ब्रजपति उन्हीं में से एक पदाधिकारी था। उसको चारागाह भूमि और स्थायी ग्रामों पर अधिकार प्राप्त था, अर्थात जितनी भी चारागाह भूमि होती थी और वहां पर जितने भी स्थायी ग्राम बसे होते थे, वहां पर ब्रजपति का अधिकार होता था। और परिवार के मुखिया की जहां तक बात है तो उसको कुलप कहा जाता था। आपको प्रारंभ में बताया गया कि परिवार का मुखिया कुलप कहलाता था, जबकि युद्ध में लड़ाका समूह का जो प्रमुख होता था वो ग्रामणी कहलाता था। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको चारागाह भूमि का अधिकारी जो है वो कहलाता था व्रजपति। तो इस लिहाज से बी ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। इस प्रकार हमारा आज का यह खंड समाप्त होता है। उम्मीद है यह आपके लिए उपयोगी होगा और आप अभ्यास से विश्वास और विश्वास से सफलता की सीढ़ी जरूर चढ़ेंगे। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।